ये ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल आ रहे हैं। चलो सर, पेज 1 है, दोबारा मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक नजर पढ़ना। पेज 1 सर, ऑफर नंबर 1। पढ़ के बताएं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल अब्जॉर्प्शन। अब तो बता दें सर, अब तो बता दें सर, तो प्लीज बता दें, पढ़ लेना, पढ़ के बता दें। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस? प्रोडक्शन कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है? स्टॉक्स की मेजरमेंट, और स्टॉक्स की मेजरमेंट डिफरेंट होने की वजह से फिर प्रॉफिट में चेंज आ रहा है। कौन से 2 स्टॉक्स हैं जिनमें फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट होती है? ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल में। वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स की बात हो रही है, ओपनिंग क्लोजिंग तो एक अलग बहस है। चलो सर, यार हमने एक नई डिस्कशन स्टार्ट करनी, मिड ऑफ द पेज है जरा। बाकी तो होपफुली वही चीज है जो आपने पहले पढ़ी हुई कई दफे। एक हेडिंग मिलेगी आपको, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, और इसकी एब्रीविएशन बनी हुई है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीवीपी, एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन कभी सुना वर्ड? इस चैप्टर में जितनी डिस्कशन है, ब्रैकेट पढ़े लास्ट साथ, इसी के साथ एक ब्रैकेट लगी हुई, ये सारा टॉपिक जो है, इसमें आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पे ध्यान में रखनी है। जरा एक सेकंड के लिए बोर्ड पर देखना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट ध्यान में लाके जरा बोलना शुरू करें, आहिस्ता 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 आहिस्ता। सेल से आगे वेरिएबल कॉस्ट सेल कैसे कैलकुलेट होती है? शुरू नहीं हुई सर, एंड करके बैठे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वेरिएबल which is sum of material, labor, variable overheads only, then closing finished goods is equal to cost of sales, variable cost of sales minus from sale to get gross contribution, then variable selling admin expenses less करके net profit, net gross contribution, sorry net contribution। फिर आगे वो एक सेकंड ये करें सर, आपने पूरी डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बोला, लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में अगर सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो नेट कंट्रीब्यूशन आ रही है। टोटल से यहाँ मेरी मुराद क्या है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, एंड नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट मींस वेरिएबल सेलिंग एडमिन कॉस्ट। तो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो फिर नेट कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहता है। कभी कभी इस डिस्कशन को करते हुए जरा वर्ड्स कम हो जाते हैं। मसलन मैं अगर कभी बोलूं सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो आई मीन टू सेल वेरिएबल कॉस्ट मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं स्पेसिफाई ना करूं कि मैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं या वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कहूं तो आई मीन टू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और देयरफॉर अगर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो कंट्रीब्यूशन मींस नेट की बात कर रहा हूं। अगर कभी मैंने ग्रॉस बोलना होगा तो मैं पूरा साथ बोलूंगा, अगर मैंने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कहना होगा तो मैं पूरा बोलूंगा, अगर मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कहूँ
तो आपके जहन में आना चाहिए मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं सिर्फ कभी कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो मैं नेट कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। इन अदर वर्ड सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? टोटल, और देयरफॉर कौन सी कंट्रीब्यूशन? नेट कंट्रीब्यूशन। तो जब डेफिनेटली मैं डिटेल में जाना होगा, डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह में पता है, लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एंड विच मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नेट कंट्रीब्यूशन। देन इससे आगे अगर चलें तो बस फिर फिक्स कॉस्ट रह गई। सही करा? कौन सी फिक्स कॉस्ट? प्रोडक्शन भी है, नॉन प्रोडक्शन भी है। इन अदर वर्ड्स नेट कंट्रीब्यूशन में से अगर टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करो, प्रोडक्शन वाली भी और नॉन प्रोडक्शन सनी एडमिन वाली भी, तो इंशाल्लाह हमारे पास अब यहाँ नेट प्रॉफिट बोलने ना बोलने फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं। तो यहाँ अगर प्रॉफिट बोल रहा हूँ तो अंडरस्टूड बात है कि बात ही नेट की हो रही है, क्योंकि यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग की कोई बहस नहीं। तो शॉर्ट वर्ड्स में समराइज फॉर्म में 5 चीजें आपके ज़हन में रहनी चाहिए। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, जिसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। डेफिनेटली फिलहाल मैंने भी लिखते हुए वर्ड्स लगा दिए हैं, आप भी फिलहाल एक दफा ये इस तरह ही बना लें। इस पेज के स्टार्ट में भी जगह है, वहां बना लें, नीचे ना बनाए, नीचे शायद एक पौधा काम करना, लेफ्ट पेज खाली है आपका, तो वहां बना लें। जर्नलिस्ट स्टडी आप भी कहीं रजिस्टर पर एटलीस्ट जरूर बनाना। सर चेयर पढ़ने ना, भाई को आवाज सही नहीं आई है, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है कि यार बात तो ये कर रहा है, समझ नहीं आया। निकला टाइम सर वेरिएंस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे। ये अगर नोट कर ले तो बता दीजिएगा जर्नलिस्ट। तो ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस की बहस है, इसमें हमेशा बाय डिफॉल्ट आपके जहन में सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू नेट प्रॉफिट जहन में रहना चाहिए। बिफोर फॉर्मली स्टार्टिंग दिस टॉपिक, कुछ अजम्पशंस हैं जो मैक्सिमम शायद हमें पहले पता, एक आध बात शायद नहीं है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ अपनी बेसिक असम्पशंस काइंडली रिवाइज कर लें जरा। ये 7-8 पॉइंट्स बने में पेन रखें आपने। सारी डिस्कशन में कॉस्ट हमें फिक्स लहदा चाहिए होगी और वेरिएबल लहदा चाहिए होगी। जो हमने अभी स्टेटमेंट एक बनाई है, इसमें बिजनेस की कॉस्ट
इन दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई हुई, वेरिएबल एंड फिक्स में। क्या बिजनेस की सारी कॉस्ट इसमें कवर हो गई? क्या बिजनेस का सारा खर्चा इसमें कंसिडर हो गया है? और जाने दे, नॉन करंट एसेट्स तो है नहीं बीच में। क्या बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए हैं? या कहाँ होते हैं, या कहाँ होते हैं, या फैक्ट्री में होते हैं, या हेड ऑफिस में, सेलिंग डिपार्टमेंट में, यही खर्चे हैं सारे। तो वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी ले ली हमने? प्रोडक्शन भी ले ली, नॉन प्रोडक्शन भी ले ली। फिक्स में कौन सी ले ली? प्रोडक्शन भी ले ली, नॉन प्रोडक्शन भी ले ली, प्रॉफिट निकाल ली हमने। तो बिजनेस की सारी कॉस्ट किन दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई हुई है, वेरिएबल और फिक्स में। तो हमेशा हमें ये डिस्कशन जो हम शुरू कर रहे हैं करते हुए, जब भी क्वेश्चन में देखना है तो हमें फिक्स अलग पता होना चाहिए और वेरिएबल अलग पता होना चाहिए। लेकिन ब्रैकेट पढ़ें, अगर अलग नहीं पता तो फिर हम उसे अलग अलग कर लिया करेंगे। हमें फिक्स अलग चाहिए, वेरिएबल अलग चाहिए। अगर अलग नहीं पता, मिक्स है, तो हमें अलग करना होगा। उसको करने का अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं, तो दोबारा यूज होगा। हाइलो मेथड किसने वर्ड सुना वैसे कभी? मुकरे कम से कम नहीं लिखना साथ ब्रैकेट में, दोबारा याद कराऊंगा इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी। हाइलो मेथड एक होता है जिसमें हाईएस्ट लोएस्ट एक्टिविटीज लेवल लेकर कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में सब डिवाइड कर लिया जाता है। इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूँ। ब्रैकेट के ऊपर लिखना हाइलो मेथड। हमें कॉस्ट ब्रेक करनी है फिक्स्ड और वेरिएबल में। अगर ब्रेक हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेक नहीं है तो इंशाल्लाह हाइलो मेथड यूज करके ब्रेक किया करेंगे। सारा खर्चा किन दो हिस्सों में अलग अलग चाहिए हमें। नेक्स्ट लाइन। देन हमने एक अजम्पशन ये बनाई हुई है, वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट होता है वो कांस्टेंट रहता है एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी जो होती है यूनिट्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, मशीन आवर्स में भी हो सकती है, और लेबर आवर्स में भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कभी ना बोल लूँ तो एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट अपने यूनिट्स में जहन में रखनी है। ये ब्रैकेट में लिखना था एक्टिविटी, ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। किसका क्या कांस्टेंट रहता है? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, लेकिन ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, आउटपुट किसे कहते हैं? प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन आउटपुट, फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन होती है, आउटपुट होती है। प्रोडक्शन और सेल सेम हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। सेम भी हो सकती है कि स्टॉक्स नहीं है। कौन से स्टॉक्स नहीं है? कौन से ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है? फिनिश गुड्स यार, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल की बहस नहीं है। प्रोडक्शन सेल की अगर बात हो रही तो आपके जहन में फिनिश गुड्स का लेजर आना चाहिए। अगर स्टॉक्स ना हो तो फिर प्रोडक्शन और सेल सेम होगी। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स मौजूद हैं और डिफरेंट है, एक ये भी सिचुएशन हो सकती है ना कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स की क्वांटिटी सेम है, ओपनिंग भी जितना है उतना ही क्लोजिंग है। फॉर एग्जांपल 1000 ओपनिंग है, 1000 क्लोजिंग है, तो फिर भी प्रोडक्शन और सेल सेम हो जाएगी। तो या तो स्टॉक्स ना हो, और या अगर हो कांस्टेंट, तो प्रोडक्शन और सेल सेम होगी। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स मौजूद हैं और डिफरेंट है, तो फिर प्रोडक्शन और सेल के यूनिट्स में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंस अब पूरा बनेगा, ये नंबर 2, इसे ऐसे पढ़ना चाहिए ब्रैकेट की वजह से। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट remains constant at all levels of production, and variable selling cost per unit should remain constant at all levels of sale. असल में प्रोडक्शन कॉस्ट वेरी करेगी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, और सेलिंग कॉस्ट वेरी करेगी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ। लेकिन उसका जो पर यूनिट होता है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट जो है, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट का हो या सेलिंग कॉस्ट का पर यूनिट हो, वो कांस्टेंट रहेगा एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सेल। ये जो मैंने अभी बोला, ये नीचे लिखा हुआ, मैंने वैसे ही आपको आइडिया दिया। क्या प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेल्स के साथ वेरी करेगी? क्या सेलिंग कॉस्ट सोल्ड यूनिट्स के साथ वेरी करती है? मैंने सवाल जरा बदला था। सोल्ड यूनिट्स के साथ वेरी करेगी ना वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के यूनिट्स के साथ वेरी करेगी। और अगर प्रोडक्शन और सेल डिफरेंट है तो अकॉर्डिंग इनका वेरिएशन भी डिफरेंट होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस हमने किए क्वेश्चन में, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ सेलिंग होता है। ठीक है। लेकिन क्या इसका पर यूनिट भी सेम और टोटल भी सेम? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेल तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है,
क्या टोटल भी कांस्टेंट ही रहता है? थर्ड लाइन, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज विद प्रोडक्शन एंड टोटल सेलिंग कॉस्ट वेरीज विद सेल्स। ये चार इकट्ठे कर लूंगा, पढ़ ले खुद से पहले चार। ये टोटल से हम रात के बस करें, अगर एक यूनिट को बनाने में 100 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, एक यूनिट को बनाने में 100 का 100, दूसरा यूनिट होगा उसको बनाने में भी 100 रुपए ही लगेंगे, लेकिन दोनों के मिला के कितना हो जाएंगे? 200। तीसरे यूनिट का भी कितना होगा? 100। तीनों को मिला के, तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते रहेंगे इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगी, और जो कॉस्ट अगर वेरिएबल है और टोटल वेरी क्या होता है, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और अगर सेल कम हो जाएगी तो वेरिएबल टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा एज वेल। नहीं मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ी है तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम हुई है कम हो जाएगी, वेरिएबल वेरिएबल। इंडिविजुअली पढ़ना पहले, चार जरा इंडिविजुअली देखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस वक्त आवाज ठीक है? सॉरी बीच में शायद थोड़ी देर के लिए मसला आया था। नहीं? नंबर 1 दोबारा, स्टोरी में कॉस्ट का ब्रेकअप किन दो हिस्सों में हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम खुद कर लेंगे, हम खुद इंशाल्लाह कर लेंगे। सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन जो है, ये टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज विद प्रोडक्शन, टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वेरीज विद सेल्स। प्रोडक्शन एंड सेल विल बी डिफरेंट इफ देयर इज स्टॉक। सही है? अब आ जाए फिक्स कॉस्ट पर। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। इसका पर यूनिट भी तो सेम ही रहता है, इसका पर यूनिट वेरी करता है, लेकिन डायरेक्टली वेरी करता है, इनवर्सली वेरी करता है। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरीज इनवर्सली विद द एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल किसे कहते हैं? यूनिट्स, बाय डिफॉल्ट यूनिट्स रखे हैं आपने। अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख फैक्ट्री का रेंट है, कैलकुलेटर पकड़ो, और आपने 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, 5 लाख फैक्ट्री का रेंट है और 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, तो पर यूनिट रेंट बताएं। 5 लाख डिवाइड बाय 10,000, 50 पर यूनिट आएगा रेंट। ठीक है? अगर आप 15,000 यूनिट्स बना लें तो क्या 5 लाख भी बदल जाएगा? टोटल सेम रहेगा, डिवाइड बाय 15,000 करें। मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज किए हैं, 10,000 से 15,000 किए हैं, मींस एक्टिविटी लेवल मैंने बढ़ाया है। आपके आंसर पे क्या फर्क पड़ा है? आपका आंसर कम हो गया। क्या बढ़ने से क्या कम हो गया है? एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से पर यूनिट आंसर कम हो गया, विच मींस पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो होती है ये इनवर्सली वेरी करती है। अगर यूनिट्स की बेस में यूनिट्स ज्यादा हो जाएंगे तो इसका टोटल क्योंकि सेम रहता है, इसलिए इसका पर यूनिट इनवर्सली वेरी कर जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग इनवर्सली वेरी? अगर यूनिट्स ज्यादा होंगे तो फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। प्लीज बोल दें। तो ऊपर वापस चले जाए, सेकंड और थर्ड लाइन, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, और उसका टोटल जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है एक्टिविटी लेवल से प्रोडक्शन या सेल के साथ, और फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, और उसका जो पर यूनिट है वो वेरी तो करता है लेकिन इनवर्सली वेरी करता है। एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट सर जी लिखा हुआ सेल प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, अंडरलाइन करें। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपको ये बताया गया है कि सेल प्राइस पर यूनिट सपोज 50 रुपीज है, तो हम अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो यही अज्यूम करेंगे कि सेल प्राइस पर यूनिट 50 ही रहेगी, चाहे 1000 यूनिट्स बिके, चाहे 50,000 यूनिट्स बिके, चाहे 500 यूनिट्स बिके। बाय डिफॉल्ट इसका भी क्या अज्यूम करेंगे कि सेल प्राइस पर यूनिट्स, वैसे ये जहन में रखें, जरा पॉइंट 1 पे वापस जाएं, पॉइंट 2 पे। वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन से प्लीज बढ़ जाती है, पर यूनिट भी इंक्रीज हो जाती है। रॉ मटेरियल प्राइसेस जरूरी नहीं हमेशा सेम है, ये हमारी बेसिक अजम्पशंस हैं अगर इंफॉर्मेशन ना हो। तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो जिस तरह वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, इसी तरह हम अज्यूम करेंगे कि सेल प्राइस का पर यूनिट भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए, एग्जामिनर बता दे 10% बढ़ रही है, 5% कम हो रही है, वगैरह वगैरह, तो हम अकॉर्डिंगली फिर एडजस्टमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। देन सर जी अब आपने ऊपर जो सेकंड पॉइंट पढ़ा और नीचे जो भी पॉइंट पढ़ा ये सेल प्राइस वाला, इसको अगर इकट्ठा करें हम, कौन कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाला और सेल प्राइस पर यूनिट वाला, तो यहां से फिर एक पहली कैलकुलेशन आज की है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की फिगर कैसे आती है, अपना जरा आंसर जो भी आपने बनाया, सॉरी आंसर नहीं, फॉर्मेट जो बनाया वो देख के बताना। सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाती है। सेल में से अगर कौन से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो कौन सी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। सेल में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो नेट कंट्रीब्यूशन आ जाती है, लेकिन सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो जो मैंने कंट्रीब्यूशन वर्ड बोला मैंने नेट की ही बात की। तो अगर आपने पर यूनिट निकालना हो तो एक आसान सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर सेल प्राइस पर यूनिट आप उठाएं उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें तो आपका जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मसलन फॉर एग्जांपल सेल प्राइस पर यूनिट है 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सपोज है 35, 15 का नाम क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैंने इस 35 में क्या क्या शामिल किया होगा, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट भी प्लस की होगी और नॉन प्रोडक्शन भी प्लस की होगी, अगर मैंने साथ कोई वर्ड नहीं लगाया। मीन जिसमें मटेरियल भी आ रहा होगा, लेबर भी आ रही होगी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी आ रहे होंगे और सेलिंग एडमन का पर यूनिट भी आ रहा होगा। तो सब कुछ मिला के 35 रुपीज अगर पर यूनिट बना और सेल प्राइस हमारी 50 है तो कंट्रीब्यूशन मीन्स नेट कंट्रीब्यूशन 15 रुपीज पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें से क्या माइनस करें तो इंशाल्लाह क्या आ जाएगा, गेम ऑन है सर, गेम ऑन है प्लीज। इसमें से क्या माइनस करें तो इंशाल्लाह क्या आ जाएगा, सेल प्राइस पर यूनिट में से अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करें तो इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक है सर, पढ़े लास्ट फॉर्मूला, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देन आ जाए यहां तक जो हमने पढ़ा, इसकी बेस पे एक छोटी सी कंक्लूजन ड्रॉ करनी है। इफ बोथ द सेल प्राइस पर यूनिट, सेकंड लास्ट लाइन, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऊपर से सेकंड लाइन, आर कांस्टेंट। सेकंड लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में क्या अज्यूम हुआ है, सेल प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। ऊपर सेकंड लाइन में क्या फाइनल हुआ था, तो अगर ये दोनों कांस्टेंट रहती हैं तो क्या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कांस्टेंट ही रहेगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आनी कैसे, फॉर एग्जांपल अगर 50 रुपया कांस्टेंट रहना है और 35 रुपीज भी कांस्टेंट ही रहना है तो क्या डिफरेंस भी कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर 50 या 35 किसी एक में या दोनों में कोई चेंज आ जाए तो यकीनन फिर वेरिएबल कॉस्ट भी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम कि सेल प्राइस पर यूनिट भी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट है, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कांस्टेंट फिगर रहेगी। सेंटेंस पूरा करना है, if both the sale price per unit and the variable cost per unit are constant then it means contribution per unit will remain constant at all levels of sale, at all levels of activity। ठीक है। देन उसके बाद आगे भी पढ़ने से पहले एक छोटा सा यहाँ से हमने एक और फॉर्मूला डिराइव करना है, एक रेशियो कैलकुलेट करनी है
सबको अब रेशो का तो आइडिया हो चुका है, FA1 वाले भी अगर नौजवान यहाँ बैठे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का कोई फॉर्मूला बता देंगे? ग्रॉस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, सही वाला बताया मैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो जिस तरह ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स के साथ एक रिलेशनशिप बना के परसेंटेज निकाली जा सकती है, उसी तरह से जरा बोर्ड पे देखें, कंट्रीब्यूशन की भी परसेंटेज सेल प्राइस के साथ निकाली जा सकती है। अब हम अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से बात करें तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड खत्म हो गया है, लेकिन वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स रेशो है, लेकिन यहाँ कौन सी रेशो कैसे बन सकती है? वही रेशो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। मैंने उसके साथ लिंक किए, लेकिन वहाँ नेट प्रॉफिट रेशो भी है, लेकिन अब ये डेफिनेटली नेट कंट्रीब्यूशन वाली बात कर रहा हूँ। सिंपली अगर मेरे वर्ड्स कंट्रीब्यूशन है तो आई मीन टू से नेट कंट्रीब्यूशन। तो क्या नेट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स भी कोई रेशो बन सकती है? मसलन कैलकुलेटर पकड़ने के मतलब, अगर आप 15 लिखें कैलकुलेटर पे, नाम बोले इसका क्या है प्लीज? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसका डिवाइड बाय 50 कर दें, इंटू 100 कर दें, तो आपका एक आंसर आ रहा है 30%। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 किया, 15 क्या लिया मैंने? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपने रहने दें, ऐसे सजहन से निकालने और रखे भी निकालने, बोलते हुए करनी कंट्रीब्यूशन। क्या हो गया यार, इतना क्यों डरा रहे हैं इसको? इसने नहीं डरना। 15 क्या मैंने लिखा है? 50 क्या लिखा है? तो फॉर्मूला बना हुआ है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। क्या चीज किसका 30% आई है? कंट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ सेल्स। अब ऑफ सेल जो वर्ड्स ने ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बेस में लिखा हुआ है सेल प्राइस को, तो जो चीज बेस में होती है जिसे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, डिनोमिनेटर शायद बोलते हैं इसे, ये 100% है। तो किसको बेस बना के क्या कैलकुलेट किया हुआ है? सेल्स का बेस बना के कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है। अब आंसर आया 30%। क्या आपको पता है मैथमेटिकली ये 30%, 30/100 है। 30 क्या है? कंट्रीब्यूशन। 30 डिवाइड बाय 100 अगर सोचे तो सेल 100 है। तो यहाँ से फिर हमें पता क्या चला कि अगर परसेंटेज में सेल 100 रुपया है तो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट परसेंटेज में 30 है, देयरफॉर 130 फिर क्या है? व्हाट इज 100? सेल प्राइस परसेंटेजेस में सेल प्राइस 100 है। व्हाट इज 30? कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज 130? नथिंग इज 130। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अपने जहन में तरतीब बनाए, सबसे ऊपर क्या आता है? सेल, फिर उसके नीचे आएगी वेरिएबल कॉस्ट और वो माइनस होगी, तो माइनस करके कंट्रीब्यूशन आएगी। इट मीन अगर सेल 100 रुपए, कंट्रीब्यूशन 30 है, तो वेरिएबल कॉस्ट 70। ये प्लस नहीं होना, ये डिफरेंस आना। तो 30% अगर हमारा आंसर आया तो व्हाट इज 100? सेल प्राइस इज 100, व्हाट इज 30? कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज 70? वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज भी निकल सकती है। अगर कभी हमारा आंसर आएगा 25% तो व्हाट इज 100? व्हाट इज 100? व्हाट इज 25? व्हाट इज 125? ये सवाल जहन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेल से कंट्रीब्यूशन तक आते आते आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं, कोई प्लस वाली बात नहीं है। कहां से कहां कैसे आ रहे हैं? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन तक आ रहे हैं। तो अगर 25% आंसर आया होगा तो व्हाट इज 100? व्हाट इज 25? therefore what should be 75? वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बोला तो वो मीन्स टू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने वर्ड बोला है तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सम करके बोल रहे हैं। अगर ये आंसर आ गया 35% तो व्हाट इज 100? व्हाट इज 35? हाउ मच परसेंट इज द वेरिएबल कॉस्ट? 65। बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। एक छोटी सी वर्किंग लिखें, एंड में एक फॉर्मूला भी बना हुआ है वो भी पढ़ना है, और कड़ी छोटी सी वर्किंग साथ लिखें पेज के एंड पे। सो अगर कुछ मैथ से इन्वॉल्व होना है, मैथमेटिकल इक्वेशन अगर बननी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स आपका ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, तो इंशाल्लाह हमें इस टॉपिक में कोई इशू नहीं आना। नहीं बाकी स्ट्रॉन्ग है यार। पीआरसी आपका पास है यार, AFC PRC अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पास है। वही तो असल सीए था।
वो ही था यार, वो हुआ था तो यहाँ पहुंचे। इन ट्रांजिट तो नहीं है। जो हजरात बड़े अरसे से वेट कर रहे थे कोई नया टॉपिक आएगा तो शुरू करेंगे, इससे गुजारिश है कि नया आ चुका है, साथ साथ शुरू करूंगा इंशाल्लाह। नया टॉपिक अगर शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वाला हमें आ गए हैं, और आई होप कि कल भी मुलाकात होगी। मुझसे पता चल गया जिससे मैंने बात की है कि आपको नहीं पता, मेरे और उसके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। लेकिन जब मैंने अगली बात किया, आई होप कि वो भाई को सही सुनी हो, कल भी मुलाकात हो। एक जज्बाती सा फैसला होता है, वो एक आध दिन में फेड भी हो जाता है। आखिरी दो लाइनें पढ़ेंगे। फ्रॉम दिस डिस्कशन, फार्मूले से ऊपर, वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स रेशियो। ऐसी है फार्मूला, ब्रैकेट में इसकी एक एब्रिविएशन बनी हुई सी एस रेशो। कभी मैं कहूँ सी एस रेशो तो फार्मूला सुना दिया करेंगे, सुना दें सुना दें। इसी का एक ऑल्टरनेट नाम भी रखा हुआ है, कभी कभी यूज हो जाता है, इसलिए पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, और उसको फिर सीएम बोला जा रहा है, तो इंटरचेंजेबल वर्ड यूज होता था। असल में जिस तरह कभी कभी अगर आपको, वैसे पढ़ लिया आप लोगों ने, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, FA1 की बात कर रहा हूँ, तो जिस तरह वहां मार्जिन वर्ड एक आ रहा था, यहाँ भी मार्जिन, लेकिन बहरहाल इसका कोई अलग सिग्निफिकेंस नहीं है। किस फार्मूले का ही एक और नाम क्या है, सी एस रेशो के फार्मूले का ही एक और नाम CM मीन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। कभी वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो अगर आप 25% बता रहा हो आपको, तो व्हाट इज 100 सेल्स, व्हाट इज 25, तो व्हाट शुड बी 75 वेरिएबल कॉस्ट। अब ये तरतीब काइंडली ज़हन में बनानी है। आज हमारी कोशिश होगी कि जो फार्मूले पढ़े जा रहे हैं आज याद करके ही घर पहुंचे। नंबर 2 पेज पर, यकीनन सर जी, ये कहना तो सही नहीं है कि चीज़ें आसान हैं, लेकिन डेफिनेटली के साथ साथ पढ़ा जाए तो मेरा ख्याल है कम से कम इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो वंस अगेन एक ठीक ठाक गेम ऑन हो गई है, तो आज से इसे सीरियस लें। ब्रेक इवन एनालिसिस को समझने के लिए पहले एक ब्रेक इवन पॉइंट को समझना। कभी सुना वैसे ये वर्ड? एक सेंटेंस लिखा हुआ, जरा सेंटेंस पढ़ के रिवाइज करना ज़हन में। ब्रेक इवन पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल in a period at which there is neither profit nor loss. वॉल्यूम जरा वर्ड अंडरलाइन कर लें। वॉल्यूम का मतलब यूनिट्स, वॉल्यूम वेरिएंस है किसी के ध्यान में? फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस का डिसीजन कैसे होता है? वॉल्यूम की बेस पे। किस वॉल्यूम को किस वॉल्यूम से कंपेयर किया जाता है? बजटेड वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम। बाकी डेफिनेटली अमाउंट निकाली जाती है, लेकिन फाइनल डिसीजन होता है बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन। फेवरेबल कब होता है? जब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम। लेकिन यहाँ कौन सा वॉल्यूम? यूनिट्स ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल। वो एक ऐसा वॉल्यूम ऑफ सेल जिस वॉल्यूम ऑफ सेल पे बिजनेस का ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, उस वॉल्यूम ऑफ सेल को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या यूनिट्स बना लेने से प्रॉफिट होता है या बेचने से होता है? बेचने से होता है, बनाने से होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बनाने नहीं है बस बेचने ही है। सिर्फ बना लेना सफिशिएंट नहीं है, बना के अगर स्टॉक में पड़े हैं तो प्रॉफिट नहीं होगा, बनाने के बाद बेचने भी हैं। तो दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? बनाना भी है, बेचना भी है। लेकिन अगर बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, बना के बेचना भी पड़ेगा। दोबारा सेंटेंस पढ़ें, इसलिए क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, एक ऐसा वॉल्यूम ऑफ सेल जो प्रॉफिट लॉस खत्म कर दे, ना प्रॉफिट आ रहा हो ना लॉस आ रहा हो, उस लेवल को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूनिट 10,000 यूनिट्स है,
10,000 यूनिट्स अगर बेचे जाएं तो हमारे बिजनेस में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो वो 10,000 यूनिट्स का जो लेवल है वो क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन। वैसे आप कितने यूनिट्स बेचना चाहते हैं, बेचना चाहेंगे अगर आपका बिजनेस हो? जितने ज्यादा हो जाए। क्या बस आप उतने यूनिट बेचना चाहेंगे कि जितने यूनिट्स पे ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो? हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा एक बिजनेसमैन बन जाए कि आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम कितने बेचो, कि कम से कम लॉस ना हो। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कम से कम कितने तो बेचने ही बेचने हैं। बाकी जितने बेचने हैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक हो जाए। लेकिन कम से कम तो कितने बेचने ही बेचने हैं, उस लेवल को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब मेरी बात समझने के लिए एक्सचेंज बोर्ड पे देखो। लेट्स से 1 लाख यूनिट्स है जो आपने सेल किए, और एक यूनिट की सेल प्राइस थी 10 रुपीज। देयरफॉर सेल्स की अमाउंट आ गई 1 मिलियन रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट लिख रहा हूँ, कितने यूनिट्स आपने बेचे? 1 लाख। 1 लाख यूनिट्स में से हर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आएगी 8 रुपीज। 8 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज पर यूनिट, 1 लाख यूनिट्स और 8 लाख रुपए बनकर कितने यूनिट्स की ये कंट्रीब्यूशन निकलेगी? 1 लाख यूनिट्स की निकलेगी। एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन बता, 2 रुपए। कितने यूनिट्स बेचे हैं? 1 लाख। तो 1 लाख यूनिट्स ने अगर 2 रुपए हर यूनिट की कंट्रीब्यूशन है, कितने रुपीस कंट्रीब्यूट किए हैं? 2 लाख रुपए। 2 लाख कैसे बनाए? आपसे यहाँ जो सवाल है मेरा ये है, ब्रैकेट्स देखें, मैंने ऊपर भी लाख लिए नीचे भी लाख लिए, क्या ये हमेशा ऐसे होगा? ये हमेशा ऐसे होगा। अब रुक जाइए यहाँ, इंशाल्लाह हमेशा ऐसे। कैसे? क्या हो सकता है स्टॉक्स बचे हों? क्या हो सकता है कम ज्यादा यूनिट बने हों और अकॉर्डिंगली डिफरेंट यूनिट्स बिके हों? लेकिन सर जी आप जब वर्किंग करते हैं ना, तो वर्किंग करते हैं कैसे? आप सेल में से माइनस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं किसे? जो यूनिट्स बिके हैं उनकी कॉस्ट। लेकिन क्या ये हो सकता है कि बने डिफरेंट हो? हम एक वर्किंग करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की एक वर्किंग होती है। वर्किंग कैसे होती है? हम ओपनिंग यूनिट्स की कॉस्ट लिखते हैं प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखते हैं। यकीनन डिफरेंट लेवल हो सकता है प्रोडक्शन का, लेकिन हम माइनस कर देते हैं। फाइनली जो सेल के नीचे अमाउंट आती है वो उन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट होती है जो बेचे गए हैं। किस वर्ड को लेस करते हैं? किससे? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट को लेस करते हैं सेल से। कोई एक सवाल ढूंढ लेते हैं रैंडमली, एक्स वाई लिमिटेड सुना कल आपने घर में रिवाइज की है, रजिस्टर खोलिएगा रखिए, लेकिन वो वाला रिवाइज वाला रहने दें, वो घर में अलग रजिस्टर है। अपने रजिस्टर में कोई एक सवाल ढूंढे, एक्स वाई लिमिटेड। बल्कि इस तरह करते हैं, ऐसे ही पता नहीं आपको आप सोच रहे होंगे ये खास तौर पे सवाल है इसी में ही होना। हम तरतीब से शुरू करते हैं। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर में यही बहसें होती रहेंगी। तो पहला सवाल ढूंढे, प्लीज ढूंढे, मैं क्लास में था, मैंने बोर्ड से देख के लिखा है। मिंगोरा ढूंढे, मिंगोरा ढूंढे। और मैं सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग की बात इसलिए करूंगा क्योंकि हमारे फोकस में मार्जिनल कॉस्टिंग है। वैसे जो बात इस वक्त होने लगी इक्वली एप्लीकेबल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे भी है, लेकिन वो रहने दें। मिंगोरा में जुलाई और अगस्त की 2 स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, बनी हुई है। मार्जिनल कॉस्टिंग में जुलाई की स्टेटमेंट होनी। गेम ऑन होने लगी है, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाऊं सर। जुलाई में जो सेल लिखी हुई है उसकी ब्रैकेट में जाए, कितने यूनिट्स हैं? नहीं मल्टीप्लाई छोड़ दें, यूनिट्स की बहस है। 1500 यूनिट्स की सेल लिखी है आपने, नीचे आ जाए। ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसलिए 1 सेकंड छोड़ दें। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग करते हुए आपने कितने यूनिट्स लिखे हैं? 2000। लेकिन जितने एक्स्ट्रा यूनिट्स आपने लिखे हैं वो बाद में आपने नीचे जाके क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लेस कर दिए हैं, और जो कॉस्ट ऑफ सेल जिस अमाउंट को आपने कहा है उसमें फिर वो 1500 यूनिट्स की कॉस्ट ही रह गई।
सर जी ऐसे ही है सर। जुलाई के बाद अगस्त देखें। अगस्त में मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रैकेट में कितने यूनिट्स की सेल लिखी हुई है? प्लीज कितने यूनिट्स की सेल लिखी हुई है? 3000। नीचे नीचे आए जरा। पहले ओपनिंग में 500 यूनिट्स की कॉस्ट लिखी हुई है। ढूंढनी है, पिछले पेज से ढूंढने जहां से आ रही है। ये 500 यूनिट्स की कॉस्ट आई हुई है 35,000। उसमें फिर आपने प्लस किया है कितने यूनिट्स की कॉस्ट को, और 2500, और क्लोजिंग था नहीं, तो क्या 3000 यूनिट्स जब बिके उनकी टोटल कॉस्ट पूरी हो गई है? किस नाम से? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। तो सेल में से क्या 3000 यूनिट्स की कॉस्ट ही माइनस हुई है? कितने यूनिट सोल्ड थे और कितने यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल है? 3000। क्या लॉजिकली भी ऐसे ही होना चाहिए? और ऐसे ही होता है। कॉस्ट ऑफ सेल अब कितने यूनिट्स की कॉस्ट होगी जो आपने बेचे हैं? एटीएफ देखें। जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ समझ आ गया? आखिरकार जो सेल में से लेस होके कंट्रीब्यूशन निकलनी है, वो जितने यूनिट्स बेचे होंगे आपने उतने यूनिट्स की सेल होगी। लेकिन थोड़ी सी बात और बढ़ा लें आगे। एटीएफ देखें। एटीएफ में भी मार्जिनल कॉस्टिंग में आ जाए। सोल्ड यूनिट्स कितने हैं? प्लीज कोई एक आध बता दे यार। 36,500 है मेरा ख्याल है। ऐसे ही है यार। ओपनिंग यूनिट्स लिखे होंगे अपने कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हुए, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितने लिखे होंगे? कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? कितने यूनिट्स की कॉस्ट है ओपनिंग में? कितने यूनिट्स की कॉस्ट है ब्रैकेट में? 1500 होंगे मेरे ख्याल। 1500 ही ज्यादा। पहले मैं खुद देखता हूँ। और बेटा अमाउंट नहीं कह रहा यार, हम सब डॉक्टर ही हैं। जो नजर आ रहे बोल दें। नहीं मैं खुद फिगर्स निकालता हूँ। आपके रजिस्टर में से वो फिगर्स डिम हो गई हैं। आपके ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स थे 1500, सॉरी 3000 यार, वो भी नहीं नजर आ रहा। ये आपने सवाल ही नहीं किया हुआ। ओपनिंग स्टॉक के 3000 यूनिट्स थे, प्लस इसमें कितने और यूनिट्स की कॉस्ट हुई? 35,000 यूनिट्स की। टोटल कितना हो गया? 38,000 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। फिर नीचे कितना माइनस कर दिया? 1500। तो फाइनली वंस अगेन जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आई वो कितने यूनिट्स की रह गई? 36,500। जितने यूनिट्स बिके उतने ही यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है। देखिए लॉजिकली वैसे ही सोचा जरा। ये प्रॉफिट जो है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की बेस पे होगा या प्रोड्यूस की बेस पे? सोल्ड की बेस पे। तरीका क्या होना चाहिए? जो सेल करके मिला है उससे कंपेयर क्या होना चाहिए? जो उन्हें यूनिट्स को बेचने पे खर्चा है। जो यूनिट्स अभी नहीं बिके वो आपका एसेट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग स्टॉक जाना चाहिए। तो जो यूनिट्स बिके हैं बस वही कॉस्ट में होना चाहिए। लेकिन जो एक चीज और कम से कम देख लें, तो एक्स वाई लिमिटेड ढूंढे। एक्स वाई लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बताएं। 13,000। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी बताएं। 4,000। प्रोडक्शन की क्वांटिटी बताएं। 12,000। 4,000 जमा 12,000 ध्यान में कर लें जरा। 16,000। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बताएं। 3,000। तो 16,000 में से 3,000 यूनिट्स की कॉस्ट आपने माइनस की, 13,000 की रहेगी। लेकिन बात अभी और आगे चलेगी। 13,000 यूनिट्स की सेल है, 13,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है, 13,000 यूनिट्स की ही ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक स्टेप आगे देखें जो उन पिछले सवालों में नहीं था। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल सेलिंग एडमन देखा जरा। क्या वो भी यूनिट सोल्ड की है? वो होती ही यूनिट सोल्ड की है। प्रोडक्शन और सेल में तो डिफरेंस हो सकता है, देयरफॉर स्टॉक की एडजस्टमेंट करके हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाते हैं। तो 13,000 यूनिट्स की ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से 13,000 यूनिट्स ही की वेरिएबल सेलिंग एडमन कॉस्ट लेस हो के फाइनली नेट कंट्रीब्यूशन बनी। तो क्या मैं फाइनली कह सकता हूँ सेल में से जो वेरिएबल कॉस्ट लेस हुई है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ सेल हो या सेलिंग एडमन हो, वो जितने यूनिट्स बिके हैं फाइनली उन्हीं की होगी। क्या मेरी इस बात का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन और सेल का लेवल डिफरेंट नहीं हो सकता? क्या वो डिफरेंट हो सकता है? हो सकता है। लेकिन जब हम अपनी वर्किंग करेंगे तो वर्किंग के रिजल्ट में सेल्स के नीचे उतने ही यूनिट्स आ रहे होंगे जितने यूनिट्स हमने बेचे हैं, उतने ही यूनिट्स की कॉस्ट फाइनली सेल में से लेस हो रही होगी। तो ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया है कि जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें। मैंने लाख यूनिट्स की सेल लिखी और उसमें से बस लाख यूनिट्स ही की फाइनली वेरिएबल कॉस्ट लेस की है।
क्या ये डिफरेंस हो सकता है? ये फर्क नहीं हो सकता। डिफरेंस किस में हो सकता है? प्रोडक्शन में। लेकिन जब हम वर्किंग कर लेंगे तो फाइनली प्लीज वर्ड्स गौर से सुने मेरे, सेल में से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस नहीं होती। सेल में से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस नहीं होती। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल और उसके बाद फिर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस लेस होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस वैसे ही सेल्स के साथ होते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन डिफरेंट भी होगी तो इवन देन हम स्टॉक की एडजस्टमेंट करके वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैंने जो 1 लाख लिखा है 1 लाख लिखा है, क्या ये हमेशा सेम होगा? इंशाल्लाह ये हमेशा सेम। क्या अगर डिफरेंट भी होगा तो इवन देन ये सेम होगा। प्रोडक्शन का लेवल अगर डिफरेंट भी होगा तो अल्टीमेटली जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है और जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो उतने ही यूनिट्स के होंगे जितने आपने बेचे होंगे। आखिरी दफा एक दफा दोबारा विजुलाइज जरूर कर लें, सेल्स की फिगर बनती कैसे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। खुद से सोचें, ठंडे दिल से सोचें, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे बननी चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे बननी चाहिए? जो यूनिट्स बेचे हैं उनकी मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कैसे बननी चाहिए? जो यूनिट्स बेचे हैं उन्हीं की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर। तो फाइनली जो कंट्रीब्यूशन आती है उन्हीं यूनिट्स की बेस पे आएगी जो आपने बेचे होंगे। तो देयरफॉर ये जो 2 लाख है, क्या 1 लाख यूनिट्स का बेच के कंट्रीब्यूशन जनरेट हुई है या 50 लाख यूनिट्स का बेच के हो गई है? 1 लाख इसे लिखता हूं। एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन कितनी है? वो कैसे? नहीं बेटा, 2 रुपए नजर आ, 10 माइनस 8, 2 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैव बीन सोल्ड? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 लाख वैसे भी आ रहा है और सीधा 2 लाख मींस सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया? वापस सारी बहस समेट लें और ब्रेक इवन समझ लें तो उस पर आ रहे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? अब सर ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? जहां प्रॉफिट ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। एक सेकंड बोर्ड पे देखो, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट करें फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। इज इट अ ब्रेक इवन पॉइंट? इट मींस लाख यूनिट्स बेच के ब्रेक इवन नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ ब्रेक इवन पॉइंट। लेट्स अज्यूम फिक्स कॉस्ट 3 लाख है, कंट्रीब्यूशन कितनी? 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 3 लाख, क्या प्रॉफिट है या लॉस है? ये भी ब्रेक इवन नहीं है। तो ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट है? मेरी इस वर्किंग के मुताबिक ब्रेक इवन अब वो पॉइंट होगा जहां फिक्स कॉस्ट उतनी ही होगी जितनी कंट्रीब्यूशन, जितनी नेट कंट्रीब्यूशन है। कितनी मसलन? अगर ये फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट में 2 लाख है तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लेकिन ये वर्ड्स गलत तरफ ना जाएं, क्या प्रॉफिट या लॉस ना होने के बावजूद कुछ यूनिट्स बिक रहे हैं? क्या इवन देन आपको कुछ यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए? तो अगर फॉर एग्जांपल इस डेटा को फाइनल समझ लिया जाए तो क्या 1 लाख यूनिट्स इस केस में अब ब्रेक इवन पॉइंट है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सेल which ultimately results into neither profit nor loss। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमेशा फिर 2 काम होंगे। नंबर 1, कंट्रीब्यूशन की अमाउंट फिक्स कॉस्ट के बिल्कुल बराबर होगी, 2 लाख 2 लाख। अगर ये डिफरेंट होगी तो ब्रेक इवन नहीं होगा, ब्रेक इवन नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है। एट ब्रेक इवन पॉइंट नंबर 1, फिक्स कॉस्ट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन। एंड नंबर 2, कंसंट्रेट फुल, टोटल कॉस्ट बताएं इस डाटा में कितनी है? टोटल 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 कॉस्ट किसे कहते हैं? टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं? टोटल टोटल वेरिएबल फिक्स मिला के 8 लाख जमा 2 लाख, क्या टोटल कॉस्ट 10 लाख है? और टोटल सेल्स कितनी है? तो टोटल सेल अगर 10 लाख है और टोटल कॉस्ट भी 10 लाख है तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? प्रॉफिट कब आएगा? जब सेल ज्यादा होगी टोटल कॉस्ट से। लॉस कब होगा? जब सेल कम होगी टोटल कॉस्ट से। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या चीज किसके बराबर होगी? सेल टोटल कॉस्ट के बराबर होगी। तो 2 तरह से पॉइंट्स आपने लिखने हैं। नंबर 1 एट ब्रेक इवन पॉइंट है, देखो फिर मैं बताता हूँ कहाँ लिखना।
ब्रेक इवन पॉइंट पे दो काम होंगे इंशाल्लाह। नंबर एक, एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब मैंने कंट्रीब्यूशन के साथ ग्रॉस नेट नहीं लगाया, किसकी बात कर रहा हूँ? नेट। फिक्स कॉस्ट के साथ मैंने टोटल वर्ड नहीं लगाया, किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोडक्शन की भी और नॉन प्रोडक्शन की भी, ठीक है। एंड नंबर टू, टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, फिक्स और वेरिएबल मिला के कहते हैं। फिक्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। व्हाट इज द मीनिंग सेल्स? 1 million revenue divided by is 1 million is equal to 8 lakh plus 2 lakh. What is 8 lakh? Total variable cost. What is 2 lakh? Total fixed cost. What is 1 million? Total cost equal to sales. तो ब्रेक इवन पॉइंट पे ये दो काम क्या हमेशा होने चाहिए? दोबारा सोच लें, प्रॉफिट या लॉस कब नहीं होगा? जब टोटल खर्चा सेल्स के बराबर होगा, और नंबर टू, जब कंट्रीब्यूशन की अमाउंट एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के बराबर हो। तो दो तरह से अपने ज़हन में रखा, नंबर एक, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाए या टोटल कॉस्ट सेल्स के बराबर हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। ये अब आप इस तरह करें, पेज नंबर 2 के स्टार्ट पे राइट साइड पे जरा जगह है, थोड़ा सा राइट साइड पे कोशिश करें। जाने स्टूडेंट्स आप भी काइंडली नोट करेंगे। सर जी तस्वीर नंबर रहने दें, काइंडली नोट करें मेरे भाई। आज कोई नहीं, बुक नहीं पे रजिस्टर है, क्या हो गया? वेयर इज द रजिस्टर? एक सफे पे लिखें, इंशाल्लाह घर जाके आप बुक पे दोबारा लिख लेंगे। अगर नोट कर लेंगे तो बताइएगा। जी सर, नोटेड है सर। चलिए सर, अब हमने करना ही है कि मैंने तो अभी आपके सामने कुछ अज्यूम्ड फिगर्स के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के ब्रेक इवन निकाल दिए बस मैंने।
कैसे पता चला ब्रेक इवन निकालना? ये जो लाख यूनिट्स हैं, क्या इन लाख यूनिट्स को बेच के प्रॉफिट हुआ? क्या इन लाख यूनिट्स को बेच के लॉस खत्म हुआ? नहीं जाना नहीं, बड़े हो गए सर, नहीं पता, अभी पता चलने लगा आपको। हम डॉक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं। क्या इन लाख यूनिट्स का बेच के प्रॉफिट हुआ? क्या इन लाख यूनिट्स का बेच के लॉस हुआ? क्या इन लाख यूनिट्स ने, क्या इन लाख यूनिट्स ने लॉस खत्म कर दिया है? अगर ये लाख यूनिट्स ना होते, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, तो आपको पता है सेल जीरो होती। सर सर सर, सेल जीरो होती अगर ये लाख यूनिट्स ना बिके होते। अगर ये लाख यूनिट्स ना बिके होते तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती? अगर ये लाख यूनिट्स ना बिके होते तो कंट्रीब्यूशन क्या होती? जीरो। और अगर ये लाख यूनिट्स ना बिके होते तो फिक्स कॉस्ट भी जीरो होती। हाँ, बिजनेस ही ना कर रहे होते, फिक्स कॉस्ट भी जीरो होती। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और यूनिट्स नहीं भी बिक रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहनी थी, फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहनी थी। तो इन लाख यूनिट्स की 2 लाख कंट्रीब्यूशन ने अल्टीमेटली 2 लाख की फिक्स कॉस्ट कवर की है। अगर ये यूनिट्स ना बिकते तब भी ये फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहना था और लॉस हो जाना था। ऐसे ही है। तो इन यूनिट्स को बनाने से, बेचने से, बना के बेचने से कितने रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है? 10 लाख का। 10 लाख का। कितने रुपीस का खर्चा भी आया वेरिएबल कॉस्ट वाला? 8 लाख का। इन यूनिट्स को बनाने से कितने रुपीस कंट्रीब्यूशन जनरेट हुई है? अगर ये यूनिट्स ना होते तो हम लॉस में थे। क्या इन यूनिट्स ने आपको लॉस से बचा लिया है? लेकिन क्या इन यूनिट्स ने आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया है? इन यूनिट्स ने प्रॉफिट में तो कन्वर्ट नहीं किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन यूनिट्स ने क्या खत्म कर दिया है? लॉस खत्म कर दिया है। अगर एक भी यूनिट एक्स्ट्रा बेच लें, क्या प्रॉफिट शुरू हो जाएगा? कैसे? गौर से सुनना जरा। कैसे? फर्ज करें 1 लाख के बाद एक और यूनिट बेचे हम, वो एक यूनिट कितने का बिकेगा? 10 का। वो एक यूनिट कितना वेरिएबल कॉस्ट का बनेगा? 8 का। वो एक यूनिट कितने रुपए कंट्रीब्यूट करेगा? 2 रुपए और कंट्रीब्यूट करेगा, अपने 2 रुपए। फिक्स कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, उसका टोटल सेम रहेगा। तो वो जो 2 रुपए की कंट्रीब्यूशन होगी उस एक्स्ट्रा यूनिट की, वो 2 रुपए प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर 1000 यूनिट आपने और बेच दिए, कैलकुलेटर पकड़े, कर ले हिम्मत कर ले। अगर आपने इस लाख के बाद 1000 यूनिट्स और बेच दिए तो उनकी सेल्स की अमाउंट ज़रब 10 करके आएगी, उनकी वेरिएबल कॉस्ट की फिगर ज़रब 8 पर करके आएगी। लेकिन वो 1000 यूनिट्स 2000 रुपए की कंट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट का टोटल यही रहेगा एज इट इज। तो क्या 2000 रुपए का फिर प्रॉफिट हो जाएगा? इन अदर वर्ड्स, ब्रेक इवन से कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप बेच लें या जितने भी एक्स्ट्रा यूनिट आप बेच देंगे तो वो सारे यूनिट्स आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट में ले जाएंगे। कौन से यूनिट्स लॉस सारा खत्म कर देते हैं? ब्रेक इवन के यूनिट्स सारा लॉस खत्म कर देते हैं। ब्रेक इवन से ऊपर जितने यूनिट्स बिक जाएंगे उनसे फिर प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। क्या ब्रेक इवन के यूनिट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने ब्रेक इवन से ऊपर वाले यूनिट्स इंपॉर्टेंट है? लॉस खत्म होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट स्टार्ट होगा। ठीक है सर? लेकिन इन लाख यूनिट्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? उतना ही जितना फिक्स कॉस्ट की फिगर थी। देयरफॉर यहां तक लॉस खत्म हो गया। ठीक हो गया? तो इट मींस यहां तक इस डेटा से ये हमें पता चल गया कि हमारा बिजनेस का ब्रेक इवन 1 लाख यूनिट से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम ये लाख तो बेचने ही बेचने हैं। ठीक है? और इससे ऊपर जितने बिक जाएं उतना ही बेहतर है। उतना ही बेहतर का मतलब उतना ही फिर प्रॉफिट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? ये लाख यूनिट्स ने असल में किया क्या है? लॉस खत्म किया। ये वर्ड्स अब फाइनल है मेरे। क्या खत्म कर दिया है? और इंशाल्लाह क्या यहां से शुरू हो जाएगा? प्रॉफिट इंशाल्लाह स्टार्ट हो। लेकिन अगर किसी भी सिनेरियो में हमने, किसी भी बिजनेस के सिनेरियो में हमने ब्रेक इवन फाइंड आउट करना हो, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना हो कि वो कौन सा वॉल्यूम ऑफ सेल होगा जिसपे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस सिचुएशन शुरू हो जाएगी, तो वो समझने के लिए जरा 1 मिनट बोर्ड पर देखें।
मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ किसी को पता है इस वक्त? मैं ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग पढ़ के बताया जरा क्या है। और बेटा मैंने रिक्वेस्ट की है पढ़ के बता दें यार, मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा। ये वो लेवल है जिससे प्रॉफिट या लॉस, जिसमें ना प्रॉफिट होना है ना लॉस होना। तो अगर हम किसी भी बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका एक आसान सा तरीका करनी, 5 मिनट पहले अपने बोर्ड पे देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैथमेटिकल एक इक्वेशन मैंने बनानी है। क्या आप सब लोगों को पता है कि सेल्स की अमाउंट बराबर होगी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के? सोच लें। अगर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जमा किया जाए तो सेल्स की अमाउंट बन जाएगी। इन अदर वर्ड्स जरा फिगर सोच लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपकी सेल प्रॉफिट है लॉस है 10 लाख। मैं प्रॉफिट की, अगर आपकी 80 लाख की सेल है, 70 लाख कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना है? तो 80 लाख इज इक्वल टू 70 लाख प्लस 10 लाख। किसमें क्या जमा करें तो क्या आ जाएगा? इन अदर वर्ड्स ऐसे कह सकता हूं कि अगर सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर क्या ज्यादा, अगर सेल ज्यादा है टोटल कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? देन यहां तक जो इक्वेशन हमने पढ़ी है, अगर इसे ब्रेक इवन पॉइंट पे सोचा जाए, एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठहरे, तो यही जो इक्वेशन है, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस 0 हो जाएगा। हर लेवल पे 0 होगा, हर लेवल पे 0 होगा या ब्रेक इवन पे 0 होगा? ब्रेक इवन पे क्या 0 होगा? देयरफॉर क्या इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब अपनी स्टेटमेंट जो अभी आपने बनाई है, अभी थोड़ी देर मैंने फिगर्स के साथ जो आपको कही थी, बना ली ना, अमाउंट के साथ जो बना ली है, वो जरा देखें। आपकी स्टेटमेंट में सेल कितनी है? सेल कितनी है और टोटल कॉस्ट कितनी है? 1 मिलियन। टोटल कॉस्ट मींस सम ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स। 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख टोटल कॉस्ट। अब क्या मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं, सेल्स इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 0। 0 क्या लिखा मैंने? दोबारा अपनी स्टेटमेंट देखें। 1 मिलियन इज इक्वल टू 8 लाख प्लस 2 लाख। इन अदर वर्ड्स 8 लाख जमा 2 लाख टोटल कॉस्ट। और कैसे ऐसे भी कह सकता हूं, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अब 0 इग्नोर कर रहा हूं। 0 मींस क्या इग्नोर कर दिया मैंने? प्रॉफिट इग्नोर कर दिया, प्रॉफिट आई नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट पे सारी बहस हो रही है। अपना डाटा देखें, सेल कितनी है प्लीज, सेल कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख आंसर आ गया, इज इक्वल टू 2 लाख फिक्स कॉस्ट के बराबर आ गया। डन है? क्या ऐसे ऐसे भी कह सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, क्या ऐसे ऐसे भी कह सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। अपना डाटा देखते रहे ना, मुसलसल मनी फिगर्स की बेस पे बात करी जा रही है। यहाँ तक ठीक है? अब मैं क्या कंट्रीब्यूशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन की अमाउंट में कुछ यूनिट सोल्ड होंगे, यूनिट सोल्ड एट ब्रेक इवन। यहाँ से देख के आप पढ़ रहे हैं, वहां से बात नहीं हो रही। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड एट ब्रेक इवन। अभी मैंने एट ब्रेक इवन क्यों लगाया? हम प्रॉफिट को 0 रख के चल रहे हैं, और मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट सोल्ड एट ब्रेक इवन ढूंढे अपने अपनी जहां लिखें, यूनिट सोल्ड एट ब्रेक इवन multiplied by contribution per unit. What is contribution per unit? Is equal to 2 lakh, which is equal to fixed cost.
ये मैंने कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट हुई है उसी की शायद मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाई है। 2 लाख कैसे बना हुआ है? यूनिट सोल्ड एट ब्रेक इवन मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट इज सेल प्राइस पर यूनिट? 10। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 8। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? अगर 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो वही 2 लाख इज इक्वल फिक्स कॉस्ट है। यहाँ तक ठीक है? एक आखिरी, अब अगर आपने यूनिट सोल्ड एट ब्रेक इवन फाइंड आउट करने हैं, यूनिट सोल्ड एट ब्रेक इवन, तो फाइनली आपकी इक्वेशन बन जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अपने कैलकुलेटर पे लिखें 2 लाख। कौन सा 2 लाख लिखवाया मैंने? कंट्रीब्यूशन वाला, फिक्स कॉस्ट वाला? अब मैंने फिक्स कॉस्ट वाला 2 लाख लिखवाया। 2 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है? 2 इज इक्वल टू क्या आया? क्या ये 1 लाख वही ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स आ गए? तो इंशाल्लाह किसी भी डाटा में अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने क्या चीज आ जाएगी? वो यूनिट्स आपको पता चल जाएंगे जो आपको बेचने हैं एट ब्रेक इवन। इन अदर वर्ड्स, हमें जो कम से कम यूनिट बेचने हैं ताकि लॉस खत्म हो जाए। वो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट किस किस का सम है? टोटल फिक्स कॉस्ट किस किस का सम है? वेरिएबल और फिक्स का। टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट का सम है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला बता दें। मायूसी फैला दें खत्म करके फॉर्मूला बोल दें। सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किस किस का सम है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का सम है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट किस किस का सम है? मैं एक दफा फिर जीत गया हूं, मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। रजिस्टर खोलिएगा काइंडली, एक फॉर्मूला आपके सामने डेवलप हुआ है, इसको अपने हाथ से जरा लिख लें, अपने हाथ से जरा रजिस्टर पे कहीं नोट करना खुला खुला। मैं मैक्सिमम आपको रोज ये बता सकूंगा कि गेम सीरियस है। हो सकता है आपको मेरी बात लगी एग्जेजरेटेड बातें करता है, हमेशा झूठ बोलता है, आज फिर इसने झूठ बोला है। लेकिन प्लीज मेरा काम दरवाजा खटखटाना है, आप नहीं दरवाजा खोलेंगे तो फिर भी मैंने खटखटाते रहना है। कोई मसला नहीं, मेरा काम है। क्योंकि मैं जिस तरह से दरवाजा नॉक कर रहा हूँ अब आपको अंदाजा हो गया हुआ है, इसलिए आप खोलने ही नहीं आते। आपको पता है ये वही है, इसकी आदत है। मैं बिजी हूँ। आपने बहुत से तरीके ऐसे बना लिए हुए हैं जिससे वो आवाज आपकी बंद हो चुकी है। आपको टाइम का भी पता है कि ये किस टाइम पे आता है और हमेशा उस टाइम पे आता है। ये तंग करता है, ये चाहता हम बोलें, हमें प्यास लगे, हमारे गले खुश्क हो जाए। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर जीत गए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बहस में शामिल है। जी मंसूर साहब जज़ाकल्लाह। once again आपका संडे का घर पढ़ने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बच्चे नेक हैं, हर हाल में रब का शुक्र अदा करते हैं।
जानो मोहम्मद साहब पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अगर इंसान पढ़े सोचे तब भी कोई क्वेश्चन होता है, और अगर कोई क्वेश्चन कभी डेफिनेटली ऐसा हो जाए जो एक्सपेक्टेड ना हो तो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। लेकिन मेजोरिटी वो लोग जो सवाल नहीं पूछते, इसका हरगिज मतलब नहीं कि उन्हें सब कुछ क्लियर है। इसके बहुत से मानी और भी हैं। तो अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो हरगिज उस शख्स को वो खुदा न खासा डिग्रेड करना मकसद नहीं होता। जो सोचेगा, कोशिश कर रहा होगा, वही सवाल पूछेगा। कभी इसका सही भी हो सकता है और कभी हो सकता है कि वो गलत तरफ चला गया हो, तो ये इशू नहीं है, वो सही रास्ते पे आ गया होगा। जब मेजोरिटी सोच ही नहीं रही मेरी तरह, उसके ज़हन में सवाल ही कोई नहीं आता। तो ऐसे ही शर्मिंदा ना करें इस बात पे कि जान मोहम्मद साहब सवाल ही पूछ नहीं रहे। आप लोगों ने बेचारे जान मोहम्मद साहब का एक मजाक बना लिए। वो सवाल ऐसे ही पूछते हैं जो आपके भी जहन में होते हैं। शुक्र अदा करें, आपके जो जहन में होते हैं आप तो डर रहे होते हैं कि ये भी पूछूंगा नहीं। आपका सवाल असल में ये होता है कि टॉपिक कौन सा हो, आज मैं कौन सी क्लास में पहुंच गया। निकला तो मैं कहीं और था, ये कहाँ पहुंच गया। जी नोट कर चुके। जी सर जी, पेज नंबर 3 पे है। यहाँ तक जो बल्कि सॉरी सॉरी एक छोटा पेज नंबर 2 पे एक फार्मूला हाईलाइट कर लें, जो फार्मूला भी हमने पढ़ा। एक डेरिवेशन हुई भी है आपके पास। फाइनली बोल्ड जरा ढूंढे, स्टार्ट से नीचे थोड़ा सा। व्हाट इज द फाइनल फार्मूला ब्रेक इवन यूनिट्स? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऐसे ही है। अब यकीनन बेटा डेरिवेशन तो हो गई है, लेकिन ये सारी डेरिवेशन ऐसा जहन में रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ड्राइव किया है। फाइनली आज से ऑनवर्ड्स अगर कभी आपसे पूछूं व्हाट इज द फार्मूला ब्रेक इवन यूनिट्स, तो आप मेरी तरफ देख के क्या बोल देंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा यहाँ से आ जाएंगे यूनिट्स, ब्रेक इवन के यूनिट्स। अगर आप उन ब्रेक इवन यूनिट्स का सेल रेवेन्यू फाइंड आउट करना चाहें, किसका क्या करना चाहें, उन ब्रेक इवन यूनिट्स का अगर सेल रेवेन्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो सिंपली आप क्या करेंगे? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। नेक्स्ट लाइन पढ़े जो आपके पास बुक में लिखी हुई है। If break even is to be calculated in amounts, then break even units multiplied by sale price per unit. In other words, जरा अपनी वर्किंग में जाएं तो थोड़ी देर पहले अपने पेज नंबर 2 पे शायद लिखी है, या पता नहीं रजिस्टर पे लिखी है, आप मेरे ख्याल पेज नंबर 2 पे लिखी है। 1 लाख यूनिट्स आ गए ब्रेक इवन। अगर इसका ब्रेक इवन रेवेन्यू फाइंड आउट करना चाहो तो मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 की बात हो रही। 1 लाख यूनिट्स का अगर रेवेन्यू फाइंड आउट करना तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। एक तरीका भी है कि पहले यूनिट्स निकालने और यूनिट्स को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके से ब्रेक इवन सेल्स के रेवेन्यू के रुपीस निकालने। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू के रुपीस निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, वो भी साथ रख लें। फिर अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। और पढ़ने जरा आगे, जहां पे पहुंचे तो अगली लाइन, ब्रेक इवन यूनिट्स एक्सप्रेस्ड इन सेल वॉल्यूम। मतलब इसका ये है, दोबारा सुने, एक तरीका ये है कि पहले यूनिट्स निकालें और यूनिट्स को सेल प्राइस पर यूनिट्स से मल्टीप्लाई करके सेल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना है। एक तरीका ये भी है कि डायरेक्टली ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू मींस 10 लाख रुपए कैसे निकलता है। तो 10 लाख अगर सीधा निकालना है तो उसका फॉर्मूला पढ़े, फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो से फिर डिवाइड कर दें। मिला कि फॉर्मूला? अगर फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ब्रेक इवन के यूनिट्स आएंगे। यूनिट से अगर रुपीज निकालने हैं तो क्या तरीका है? यूनिट्स को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ब्रेक इवन के सेल के रुपीस डायरेक्टली निकालने हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन यूनिट्स, तो देन फार्मूला क्या बना लें? फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो से डिवाइड कर लें। CS रेशियो का फार्मूला मेरी तरफ देख के बोले। अब यहाँ मैंने आपके सामने जो 2-3 बातें की हैं उसको समझने के लिए सही तरह पेज नंबर 3 पे आए। पेज नंबर 3 के स्टार्ट पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का आसान सा एक डाटा फिलहाल लिखा है। सेल प्राइस पर यूनिट बोल दें, प्लीज बोल दें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोल दें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देयरफॉर कितनी है? फिक्स कॉस्ट के रुपीस कितने हैं? पिछले पेज पे जाएं, ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बोलें। जो 6 लाख लिखा हुआ है इसका टोटल नहीं लगाया हुआ, लेकिन आपको पता है इसका अगर नहीं लगाया हुआ तो लगा हुआ है। टोटल फिक्स कॉस्ट 6 लाख है, डिवाइड बाय क्या करूं? 8। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेटर उठाएं, प्लीज उठाएं। किसको किससे डिवाइड किया तो क्या आ गया है?
फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन यूनिट्स। अगर इन ब्रेक इवन यूनिट्स से मैंने ब्रेक इवन रुपीज निकालने हैं तो क्या करूं? प्लीज बोलना है 75 का मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट विच इज 20 इन दिस केस। टोटल 15 लाख का नाम बताएं। ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे आया है? यूनिट्स निकाले मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट हो गया है। यही 15 लाख जो यूनिट्स इनटू सेल प्राइस करके आया है। बोर्ड पे जरा देखें, यही 15 लाख निकालने का एक और तरीका, पिछला पेज देखें, पेज नंबर 2। क्या फार्मूला देखा पेज नंबर 2 पे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशो। टोटल फिक्स कॉस्ट 6 लाख ही है। सीएस रेशो का फार्मूला सुनाएं प्लीज, सुनाएं। डेटा आपके सामने है, 3 फिगर आपके सामने। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है? 8। सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है? 20 इंटू 100। कैलकुलेटर पे आंसर बताएं। मेरे पास टाइम नहीं है कैलकुलेशन का, मैं बिजी हूँ। 8 बाय 20 टू 100 आंसर बताएं। 40% ऑफ व्हाट? ऑफ सेल्स। व्हाट इज 100? गेम चला दें। व्हाट इज 100? व्हाट इज 40? व्हाट इज 140? नथिंग इज 140। व्हाट इज 60? वेरिएबल कॉस्ट। अब सीएस रेशो कितनी है? 40%। 6 लाख डिवाइड बाय 40% काइंडली करें। क्या आया? क्या चीज डायरेक्टली आ गई है? क्या चीज डायरेक्टली आ गई है? ब्रेक इवन रेवेन्यू का डायरेक्टली फाइंड आउट करना है विदाउट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ब्रेक इवन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशो। लेकिन एक गेम थोड़ी सी और कर लें, फिर आपने सब कुछ नोट करना है। 15 लाख का नाम बताएं। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। अब ये 15 लाख बना कैसे होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ब्रेक इवन मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 15 लाख बना होगा। अगर मैं यहां से यूनिट्स बनाना चाहूँ 15 लाख से, तो यूनिट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू 15 लाख डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 20 करके आंसर निकालना है। 15 लाख डिवाइड बाय 20। क्या आया? तो असल में ब्रेक इवन तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक नंबर 1, पहले यूनिट्स निकाल लें, यूनिट्स से रेवेन्यू निकाल लें। ऑल्टरनेटिवली सीधा रेवेन्यू भी निकाला जा सकता है सीएस रेशियो के फार्मूले से। और देन अगर चाहें तो यूनिट्स भी निकाले जा सकते हैं। अपने हाथ से वर्किंग नोट करें। जिनके पास बुक है पेज नंबर 3 पे लिखें, यकीन साथ ही जगह है राइट साइड पे, वहीं नोट कर लें। ये सर, ये नोटेड है सर। क्या ये वाकई ब्रेक इवन पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? यहाँ 2 काम हो। नंबर 1, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो, ढूंढ के कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो। नंबर 2,
तो अगर बेटा अपने ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड आउट करने हो तो उसके भी दो तरीके हैं। नंबर एक, या तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से और सीधे यूनिट्स निकालना है। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप ब्रेक इवन रुपीज निकाल लें और ब्रेक इवन रुपीज डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट टू गेट द ब्रेक इवन यूनिट्स इनडायरेक्टली। बाय डिफॉल्ट आप फॉर्मूला इसी तरह ज़हन में रखें। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है सुना दें। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन रुपीज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो। ऑल्टरनेटिवली फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वो इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। एक काम जरा और करना, पेज नंबर 3 पे जरा, ये जो 75,000 यूनिट्स हैं क्या ये वाकई ब्रेक इवन है? इसको एक सेकंड जरा दोबारा प्रूव कर लेते हैं। लेकिन कैसे? 75,000 यूनिट्स अगर बिकेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 20 करके 15 लाख का सेल रेवेन्यू होगा। वेरिएबल कॉस्ट 75,000 यूनिट्स की होगी, 75,000 यूनिट्स की होगी, फाइनली 75,000 ही यूनिट्स की होगी। मल्टीप्लाइड बाय 12, आंसर बताएं। 9 लाख। व्हाट इज 9 लाख? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंस लें 6 lakh. What is the name of this 6 lakh? Contribution. As it is a break-even point, therefore at this level, contribution is equal to fixed cost of 6 lakh. आपके पास वर्किंग हुई भी है, जरा कहीं ढूंढने का, ये जो वर्किंग हुई भी है ये डेफिनेटली मतलब ऐसा कोई लिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने अपने कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की है। कितने यूनिट्स को बेच के बेस्ड ऑन दिस डाटा ब्रेक इवन हो जाएगा और 75,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना होगा। ब्रेक इवन रेवेन्यू जब मैं वर्ड यूज करूंगा तो मिक्सअप नहीं करना है, रेवेन्यू कहते हैं सेल्स को। तो ब्रेक इवन यूनिट से ब्रेक इवन सेल्स तक कैसे पहुंचेंगे, मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? ये कोई अगर कंफ्यूजन आएगी मेरी बात में। इस पेज नंबर 2 पे वैसे दो फार्मूले फाइनल हुए हैं, मेन दो फार्मूले, इनको जरा अगर हाईलाइट कर लें, वैसे बोल्ड तो हूं मैं। एक ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला और एक ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू का डायरेक्टली फार्मूला है। एनी फाइनली कंफ्यूजन सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन सर एक फार्मूला बस और कर ले, बाकी फिर इंशाल्लाह कल बहस करेंगे, अभी यहाँ 10-15 मिनट। नेक्स्ट वर्ड सुने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फार्मूला पढ़े, फिर मैं उसको अप्लाई करके समझाता हूँ। बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूनिट्स और अमाउंट। मतलब इसका क्या है, गौर से बोर्ड पे देखना। वर्ड्स क्या यूज हुए हैं जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये जो वर्ड्स एज इट इज लिखे हुए हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये कोई खुदा ना खासा कोई खतरनाक चीज लग रही है, ये कोई अच्छी सी चीज लग रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी नहीं मतलब वो बुराई के सेंस में वर्ड्स जा रहे हैं या कोई अच्छाई की तरफ जा रहे हैं? अच्छाई है सर, इंशाल्लाह अच्छाई निकलेगी। सेफ्टी मतलब इसका ये है, फॉर्मूला पहले सामने रखना। इन फिगर्स को बेस में आके ये फिगर कैलकुलेट हुई है, बाइटेड सेल्स एंड माइनस किया जा रहा है ब्रेक इवन सेल्स। ये अमाउंट ऑफ यूनिट्स को मैं समझाता हूँ। मतलब उसका अमाउंट ऑफ यूनिट्स का ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी आ जाता है और ये अमाउंट्स में भी आ जाता है, और फिर अभी मैं बताऊंगा अभी परसेंटेज में भी आ जाता है। अभी सब यूनिट्स पर फोकस करना। बिफोर मैं आपके सामने यूनिट्स लिखूं, इन वर्ड्स को जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जो लिखे हुए हैं। बजटेड सेल, ब्रेक इवन सेल। बजटेड सेल का क्या मीनिंग होगा? बचपन वेरिएंस बजटेड सेल क्या मतलब होगा? कितने यूनिट्स बेचने का प्लान इरादा किया गया। पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होंगे हम या एंड पे खड़े होंगे? स्टार्ट पे खड़े होंगे। और क्या ब्रेक इवन पीरियड के स्टार्ट पे कैलकुलेट हो रहा होगा ब्रेक इवन, या पीरियड के एंड पे? शुरू में सर, एंड पे करने का क्या फायदा?
एंड पे मैं एंड पे सोच रहा हूँ कितने यूनिट बेचता, ये भी शुरू में। शुरू में दो काम होते हैं, बजटेड वाला भी, और जब बजट बन जाता है तो फिर ब्रेक इवन भी कैलकुलेट होता है। बजटेड का मीनिंग है कितने यूनिट्स बेचने का प्लान। अब ये प्लान कैसे सेट होगा? आप पास देखेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे, कस्टमर प्रेफरेंसेस देखेंगे, और बेस्ड ऑन दैट डाटा अपने आप बजटेड सेल्स का वॉल्यूम डिसाइड करेंगे। मैं कितने यूनिट्स अगले साल बेच सकता हूं, पिछला देखेंगे, करंट मार्केट कंपटीशंस देखेंगे, देन ये डिसीजन लेंगे कि कितने यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली बेचे जा सकते हैं। क्या इसमें प्लस माइनस वेरिएशन हो सकती है, बजटेड सेल और एक्चुअल सेल डिफरेंट हो सकती है, वो फिर वेरिएंस एनालिसिस का काम है। वो फिर एंड में देख लेंगे कि वेरिएंस क्यों आया है, फेवरेबल है या एडवर्स है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस हम एक बजटेड सेल मींस कितने यूनिट्स बेचना चाहते हैं उसकी एक फिगर कैलकुलेट करके सामने रख लेंगे। लेट्स अज्यूम हमारा बजट है 1 लाख यूनिट्स का। हम समझते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 1 लाख यूनिट्स बना के बेचे जा सकते हैं, ये हमारा प्लान है। जब आप ये बना लेंगे, प्लान का लेवल आप सेट कर लेंगे, फिर आप ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि कम से कम कितने यूनिट्स तो बेचने ही बेचने हैं ताकि लॉस खत्म हो जाए। अब मैं किस वर्किंग की तरफ आपको लेके आने लगा, ब्रेक इवन। बजट आपने बना लिया, देन फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि कम से कम कितने यूनिट्स तो बेचेंगे तो लॉस खत्म होगा। और लेट्स अज्यूम जब आपने ये ब्रेक इवन की वर्किंग की तो ये 1,20,000 यूनिट्स ब्रेक इवन यूनिट आ गए। बिजनेस खुदा ना खास अपना ही सामने, और बताएं क्या करें इस साल बिजनेस। हम कितने यूनिट्स बेच सकते हैं? 1 लाख। कितने कम से कम बेचने हैं? डिमांड ही नहीं, जितने कम से कम बेचने हमने उतने बेचे ही नहीं जा सकते। तो इस केस में कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, लॉस होना ही होना है। या तो बिजनेस ना करें, या हो सकता है कि इस उम्मीद पे बिजनेस करें कि इंशाल्लाह अगले साल प्रॉफिट्स हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस साल हम लॉस पे अगर बेच भी देंगे, लेकिन ऐसी ऐसी एडवर्टीजमेंट करेंगे कि लोगों के जहन में ये सेट कर देंगे कि अगर खुदा ना खास्ता दुनिया में ये चीज खरीदे बगैर निकल गए, दुनिया में ये चीज खरीदे बगैर चले गए, तो फरिश्तों ने सवाल नंबर 1 यही कर देना है। और इंशाल्लाह अगली दफा कस्टमर्स को देख लेंगे, प्राइसेस भी बढ़ा देंगे, और इंशाल्लाह जब उन्हें एडिक्शंस हो जाएंगी, जब प्रोडक्ट्स के बगैर, हमारी प्रोडक्ट्स के बगैर लोगों की नींदें उड़ चुकी होंगी, तो इंशाल्लाह फिर वॉल्यूम भी बढ़ा लेंगे और सेल प्राइस भी अपनी मर्जी के सेट कर लेंगे। तो अगर तो आपको ये उम्मीद होगी, फिर तो हो सकता है आप लॉस में बिजनेस करना चाहें, लेकिन अगर प्योरली प्रॉफिट के एंगल से देखें तो इस साल अब लॉस एक्सपेक्टेड है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो प्योरली ऑन फाइनेंशियल टर्म्स इस साल असूलन बिजनेस नहीं होना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान और हो और वक्ती तौर पर लॉसेज आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो। तो इस केस में कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा तब होगा अगर बजटेड सेल ज्यादा है, और क्या कम है, क्या कम है, क्या कम है, ब्रेक इवन कम। उसका क्या मीनिंग होगा? लेट्स सी में फिगर जिस आ जाए। अब इसका मीनिंग बता, हम कितने यूनिट्स इंशाल्लाह बेच लेंगे? 1 लाख। और कम से कम कितने बेच लेंगे? तो क्या 80,000 के बाद जो एक्स्ट्रा 20,000 यूनिट्स हैं वो अब हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे? तो वो यूनिट्स जो ब्रेक इवन कवर हो जाने के बाद हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, उन यूनिट्स को बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। 80,000 यूनिट्स, लाख जरा ढूंढने ऊपर पहला लाख, क्या इस लाख में 80 है? सर इस लाख में 80 है। लाख में वो जो 80 आप कह रहे हैं वो क्या करेगा? वो लॉस खत्म करेगा। और जो लाख में रिमेनिंग 20,000 है जो प्रॉफिट में हमें ले जाएंगे, वो यूनिट्स जो हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, उन्हें क्या बोला जाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर आप ये वर्किंग कर रहे हैं यूनिट्स के एंगल से तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स आ जाए। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ आप कब ही कैलकुलेट करेंगे? अगर बजटेड सेल्स ज्यादा है, और अगर बजटेड सेल्स कम है तो नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं।
यहाँ तो बात समझ आ गई। ये हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा, और पॉजिटिव होगा कब, जब बजटेड सेल्स ज्यादा होगा। तो बजटेड सेल्स ब्रेक इवन सेल्स से जितनी ज्यादा है, उतना जो डिफरेंस है, जितना ज्यादा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक मिनट में बात पूरी कर लूं ताकि आपको जब लिखें तो पूरी बात सामने आ जाए। देन आपके जो ब्रैकेट बनी हुई है इस फार्मूले के साथ, उस फार्मूले में साथ लिखा हुआ है कि यूनिट्स के साथ साथ ये अमाउंट में भी फिगर सॉल्व हो सकती है। तो उसका सिंपल सा तरीका सुना था। बजटेड सेल के मैंने यूनिट्स लिखे हैं, अगर मैं इसे मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस कर दूं, किसको क्या मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बजटेड सेल्स को अगर मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट कर दूं, तो क्या मेरे पास बजटेड सेल के रुपीज आ जाएंगे, और लेट्स अज्यूम 10 रुपीज पर यूनिट सेल प्राइस है, तो 1 मिलियन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बजटेड सेल्स के रुपीज कहलाएंगे। इसी तरह अगर ब्रेक इवन सेल्स को मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट कर दूं, ब्रैकेट में ये 10 मैंने ऊपर क्या लिखा, नहीं 10 10 10 10, ये 10 10 क्या लिखे जा रहा हूँ, सेल प्राइस पर यूनिट। तो 8 लाख क्या होगा, ब्रेक इवन सेल के रुपीज होंगे, और ऑब्वियसली इन दोनों में डिफरेंस लेके 2 लाख क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीज हो जाएंगे। और ये मैंने सारी बात आपके सामने इसलिए की है कि अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मिल जाएं, तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को सीधा मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट करके आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीज निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज बनाने का तरीका क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। ऑब्वियसली अगर यूनिट्स में वर्किंग ना भी हुई हो, बोर्ड पे देखें तो 10 लाख क्या है जो नजर आ रहा है, बाइटेड सेल के रुपीज। 8 लाख क्या है, ब्रेक इवन सेल रुपीज। 2 लाख क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीज। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीज अगर यूनिट्स आ गए हो तो डायरेक्टली भी कैसे निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। एसपी मैंने लिखा है सेल प्राइस, और 10 जो मैंने लिखा है वो ₹10 पर यूनिट मैंने अज्यूम किया सेल प्राइस को। अपने पास इधर कहीं जगह बनाए बन जाएगी, पेज के नीचे बना लें, ये जहाँ पढ़ रहे फार्मूला उसके नीचे जरा स्पेस बना लें, वहीं मैंने एक वर्किंग और करवानी है। पेज के नीचे जगह है, या राइट साइड में भी वैसे है जहाँ फार्मूला लिखा। अपने लफ्जों में बता दें मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं। ये आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। बिस्मिल्लाह पढ़ें दोबारा। नहीं, मेरा ख्याल ज्यादा आसान बात शायद आपको पता है, वो यूनिट्स जो प्रॉफिट में ले जाएंगे। मेरा ख्याल ये 20,000 कौन से यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स जो हैं वो लॉस खत्म करेंगे, 80,000। कितने यूनिट्स प्रॉफिट में ले जाएंगे। अच्छा वैसे ये भी शायद मेरे वर्ड्स पता नहीं सही है नहीं, पता नहीं गलत तरफ ना चले जाए। यकीनन 80,000 यूनिट्स भी रेलिवेंट है, लेकिन 80,000 क्या कर रहे हैं, लॉस खत्म कर रहे हैं। उसके बाद वो यूनिट्स जो लॉस खत्म करने के बाद प्रॉफिट में हमें ले जाएंगे, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। ठीक है, चलिए सर यहाँ से इंशाल्लाह बहस कल शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों ने एक मिनट जरा, एक मिनट करेंगे, दो बातें सुन के ठीक है। नंबर एक, सबसे पहले तो मैं जानबूझ के क्लास स्टार्ट कर रहा था 1:35 पे, तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम उसके बाद आया करेंगे 10 मिनट बाद। तो देयरफॉर कल से क्लास दोबारा मैं स्टार्ट कर दिया करूंगा 1:30 पे, और देयरफॉर इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ से ऑनवर्ड अब 10 मिनट मीन्स कम से कम 1:40 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन 1:30 प्लीज क्लास का टाइम दोबारा खत्म वापस आ गया, क्योंकि हमने माशाल्लाह बहुत लंबी लंबी नमाजें पढ़नी होती हैं, तो उसकी वजह से अक्सर आप लेट हो जाते हैं।
लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली नमाज कॉलेज प्रेमिसेस में आकर पढ़ लिया करें। तो ये बात तो मैंने याद दिलाने के लिए एक नंबर 1 की है। सेकेंडली सर सॉरी, आपको शायद दोबारा बैग में से बुक निकालनी पड़ेगी। सेकेंडली एक होमवर्क मैं देना चाह रहा हूँ इन दिनों में सर, आपको वेरिएंस, प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह के कुछ सवालात जो हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए अब मैंने कहने हैं। जब भी कोई नया सवाल दूंगा कुछ पुराने सवाल बताऊंगा जो पहले रिवाइज करके अपने करने हैं। घर के लिए आप एक सवाल ले लें। ये इस पूरे वीक में डेली बेसिस पे, शायद इस वीक में भी हम इनिशियली रिलैक्स होंगे, कोई खास होमवर्क नहीं है इस टॉपिक का, तो इस वीक को जरा यूटिलाइज करना। एक क्वेश्चन जरा नोट करें, पेज नंबर ये वॉल्यूम 2 है, और जिन हजरात का वॉल्यूम 2 नहीं आपके साथ मैं भी शेयर करवाता हूँ। एटलीस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी मेरा ख्याल है वॉल्यूम 2 आपको सेंड हो गया हुआ। जिन हजरात ने अप्लाई किया होगा तो मेरा ख्याल इन ट्रांसलेट होना चाहिए, कोई एक आध दिन मैक्सिमम मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो वॉल्यूम 2 पेज नंबर 391 करना आपने ये है कि वॉल्यूम 1 में एक जैक एंड जिल है। अब ये ना कह दिएगा बहुत दफा किया हुआ है, एक दफा दोबारा उसे रिवाइज करना है। और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ पेज नंबर 391 पे, क्वेश्चन नंबर 5 है सियारा पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से। इसने 100% इंशाल्लाह हो जाना। तो ये दिस इज द ओनली वे कि पिछली चीजें रिवाइज रखी जाए और नए नए तरीकों से उनको सोची जा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, मेरा ख्याल है शायद एक से ज्यादा ना ही दूं, लेकिन इस पूरे वीक में 6-7 एक्स्ट्रा सवाल हो जाएंगे और फिर इनमें पॉइंट्स आएंगे, वो भी साथ साथ इंशाल्लाह टाइम निकालना है। और वो कब टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करते हैं। घर जाकर आपने क्या करना है, जैक एंड जिल रिवाइज करना है और वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 391 पे क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है। अल्लाह हाफिज जी। ठीक है बड़ा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करवा देता हूँ। ये मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे तभी शायद ये हो सकेगा, और मुझसे कम्युनिकेट करेंगे उसका डायरेक्टली फ़ायदा कोई नहीं है। फॉर्म सबमिट करवाएं, उसी में फिर पता चलेगा कि आपको फॉर्म सबमिट करवाने पे अगर नहीं मिल रहा तो फिर मैं कोशिश करूँगा। आपसे मैंने भी रिक्वेस्ट की थी काइंडली फॉर्म सबमिट करवाएं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।